जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आर्यन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट टॉक यूपीएससी पर। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जीएस यानी जनरल स्टडीज़ का सबसे ज़्यादा रोल होता है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में तो और अधिक। हिस्ट्री जीएस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हिस्ट्री को अगर हम डायरेक्ट एडवांस लेवल से पढ़ते हैं तो उसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स को सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है पढ़ने के लिए। तो हम इस समय एक प्लेलिस्ट के थ्रू क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर पूरी तरह आधारित है और इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से, जिसका लिंक आई बटन के थ्रू आपको मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मैंने अटैच कर दिया है। आज हम चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जो किस चीज़ के बारे में है, जो पहले मतलब मगध साम्राज्य के बारे में है, जो 16 महाजनपद उस टाइम पर बने थे उसके बारे में है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन में आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, चैनल का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मतलब किस प्राचीन गणराज्य की बात कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। मतलब ये जो आज के टाइम में हमारा जो लोकतंत्र है देश में, उसमें हम लोग वोटिंग के थ्रू मतलब करते हैं, जनता वोट करके अपना जो भी शासक है वो चुनती है। शासक के अगर फॉर्म में हम देखें, जिसको आप सीएम, पीएम, मतलब स्टेट में सीएम और पूरे देश में पीएम कहते हैं, या जो आपके म्यूनसिपालिटीज़ के चुनाव होते हैं या गांव में जो आपके चुनाव होते हैं पंचायतों के, उस हिसाब से हम वो देखते हैं। तो वो चुनाव का मतलब वो एक बता रहा है, चुनाव का दिन है। एक लड़का है जिसका नाम है शंकरन, तो उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। तो वो सोचने लगा कि क्यों वोट क्यों डालते हैं, क्या है ये सब, वो प्रोसेस है। तो शासकों के बारे में है, इस बारे में ये बता रहे हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है, ये जनपद, राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में है। मतलब जो प्रथम मगध साम्राज्य बना, मगध साम्राज्य में आगे फिर मौर्य, उसी मगध में मौर्य साम्राज्य होता है जिसके सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, काफ़ी मतलब अच्छे शासक थे। लेकिन पहले जो था वो प्रथम मगध साम्राज्य जब बना तो उस टाइम कौन शासक था, उस टाइम हर्यक वंश था। तो इस तरह की चीज़ें सब आपको जानने को मिलेंगी कि उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है। अब इसमें और चीज़ें होती हैं कि जनपद और महाजनपद। पहले जन थे, आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि पहले जन का मतलब बात आती है, फिर धीरे धीरे जनपद बने और जनपद से क्या बन गया, महाजनपद, जिसमें 16 महाजनपद की बात होती है। आज हम डिटेल में उनके नाम देखेंगे, उनकी राजधानियाँ देखेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक। अब ये इस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी, इस टाइम पे लोहे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था और आपने उस टाइम में भी देखा था कि वैदिक पीरियड में भी लोहे का यूज़ शुरू हो गया था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे मतलब उसमें प्रयोग होना शुरू हुआ लोहे का। इस वजह से यहाँ पे मतलब खेती काफ़ी अच्छी हो गई और काफ़ी विकास इस टाइम पर हुआ और नदी का इस टाइम परिवहन के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ठीक। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। लगभग 50 वर्षों से हम लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो उस टाइम लोगों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। तो लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मतलब वैदिक पीरियड से ही यज्ञ का काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्व हो गया था। तो जो लोग बड़े यज्ञ करते थे वो बड़े राजा, शक्तिशाली राजा बनते थे। अब देखिए इसी में एक यज्ञ की यहाँ बात कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ की बात कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा कभी ना कभी, रामायण में श्री रामचरितमानस में इसका बखान आपको मिलता है अश्वमेध यज्ञ का आगे उत्तर रामायण में। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब ये शक्ति का प्रदर्शन एक राजा करता था, अपने घोड़े छोड़ता था और अगर दूसरे राज्य की सीमा में जब वो जाते थे तो अगर कोई दूसरा राजा उसको रोक लेता है तो उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि उसे मतलब युद्ध करेगा, और नहीं रोकता यानी अधीनता उसने स्वीकार कर ली। अगर उन्होंने
अपने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था किनको जो मतलब कि उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे और जानते थे कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और यज्ञ कौन कराता था? पुरोहित उस टाइम पे संपन्न कराते थे। इसके लिए उन्होंने उपहारों में सम्मानित किया जाता था और उन्हें उपहार दिया जाता था किन्हें? पुरोहितों को, ब्राह्मणों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध करता था वो क्या माना जाता था? बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञों में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, मतलब वो शक्तिशाली होता था और जितने राजा आमंत्रित होते थे वो क्या लाते थे? उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। मुख्य स्थान किसका होता था? राजा का होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। मतलब राजा को किससे बिठाया जाता था? एक राज सिंहासन में बैठाया जाता था या बाघ की खाल पे बैठाया जाता था। मतलब समझिए अश्वमेध करने वाला जो राजा होता था ये बहुत शक्तिशाली राजा होता था। और तो बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों गान करता था। मतलब क्या जो रथ चलाता था वो जो होता था वो राजा की विजयों को गान करता था। वो क्यों करता था? क्योंकि सारे युद्ध वो राजा के साथ रहता था युद्ध के टाइम में, तो वो अच्छे से बखान कर सकता था। इस टाइम उस टाइम राजा के बखान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। मतलब ये अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, उसमें से कुछ अनुष्ठान मतलब उनके परिवार वालों को भी करने पड़ते थे, जैसे रानी और पुत्रों को। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर एक की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य, अब देखिए जनता को उस टाइम ये वैश्य शब्द विष से निकला है, ठीक। तो विष जो होता है या वैश्य ये मतलब मेन व्यापारी के रूप में देखे जाते थे। जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, वो सामान्य लोग थे और क्या लाते थे? उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता, मतलब शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। उस टाइम वर्ण व्यवस्था पूरी अपने चरम पे पहुंच चुकी थी और लोगों को वो नहीं। देखिए वर्ण के बारे में यहाँ दिए भी हैं कि वर्ण क्या है। तो कह रहे हैं इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था? गंगा यमुना क्षेत्र में ग्रंथ, वैदिक युग के बाद से मतलब ग्रंथ रचे जा रहे थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। ये वाले ग्रंथ क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ। वैदिक पीरियड आप जानते हैं दो कालखंडों में डिवाइडेड है। एक कौन सा? ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का, और उत्तर वैदिक काल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका 600 ईसा पूर्व तक का था, 1000 से। तो इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल थे। मतलब उसके बाद यानी पहले ऋग्वेद सबसे पहले रचा गया, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आपके उत्तर वैदिक काल में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया था। इसमें सामाजिक नियम भी बताए गए थे और वो कैसे करते हैं, मतलब हवन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब भी चीज़ें उस टाइम बताई गई थी, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब समाज में इस तरह के बहुत सारे लोग उस टाइम थे। कौन कौन से? पुरोहित थे, ब्राह्मण पता ही, योद्धा जो क्षत्रिय होते थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, ये सब अपने वैश्य में आते थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, ये सब लोग थे, ठीक। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा भोजन संग्रह करने वाले से निर्धन थे। मतलब ये वाला काम करने वाले लोग उतने अमीर नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन पुरोहितों के पास और कुछ व्यापारियों के पास अच्छे खासे पैसे थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, वर्ण कहते थे, ये याद रखना। इसको क्या कहते थे? वर्ण कहते थे। 4 उसमें विभाजित किया था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण था। अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण, या जिसको पुरोहित कहते थे। तो ये पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मण का था। उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना तथा इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किसका? शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। शासक क्या कहते हैं? युद्ध करते थे और क्या शासन करते थे। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान कौन सा था? विश्व या वैश्य, जो सामान्य जनता होती थी। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम स्थान किसका होता था? शूद्रों का होता था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों को सेवा करना और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था, मतलब उन्हें वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। 3 वर्ण आपके 4 वर्ण थे,
ठीक। अब आगे होता है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर, मतलब जन्म मूलक होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब ये कर्म के आधार पर था, जन्म मूलक था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण क्या करें, ब्राह्मण माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होती थी, मतलब जो ब्राह्मण माता पिता की संतान थी वो क्या होती थी, ब्राह्मण ही कही जाती थी। और बाद के कुछ लोगों को अछूत माना गया, मतलब ब्राह्मण होती थी और बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना जाने लगा उस टाइम पर, ठीक। आगे कह रहे हैं अछूत, फिर कह रहे हैं अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, उनको भी अछूत माना जाता था, जो शवों को दफनाते और जलाते थे अपने जहाँ पे आपका शव जलाए जाते हैं। इन लोगों को संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इन वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, मतलब कुछ थे जो पुरोहितों को से भी श्रेष्ठ राजा क्षत्रिय जो थे मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि कुछ अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। मतलब ये गंगा का जो मैदान है, पूरा गंगा का जो क्षेत्र है, यहीं पर मेनली यहाँ पे पुरोहितों का ज़्यादा प्रभाव था, पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में नहीं था, ठीक। तो ये सब पूरा वर्ण व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक। अब हम चलते हैं जो मेन चीज़ है। मेन चीज़ क्या है इस चैप्टर के, जनपद और क्या कहते हैं महाजनपद। जनपद, अब पहले जनपद बने, जनपद क्या था, अब ये देखिए यहाँ पहले देख लीजिए। चित्रित धूसर पात्र, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, चित्रित धूसर पात्र हैं। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर बनते थे, मतलब बर्तन कैसे बनते थे, पतली सतह के थे और सुंदर और चिकने बर्तन बनते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। इस टाइम के जो मिट्टी के बर्तन यूज़ होते थे, अभी आप देखेंगे नीचे। तो महायज्ञ करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा बन गए, मतलब जो बड़े बड़े महायज्ञ करते थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, जन के, और इकोनॉमी भी मजबूत हो रही थी तो जनपद बनना शुरू हो गए थे, ठीक। तो जन के राजा क्या हो गए, जनपद के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह को ही हम जनपद कहते हैं, ठीक। तो जन से क्या बन गया अब जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद प्रचार 60 पर दिखाए गए, या मानचित्र देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों का खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, देखिए कौन कौन सी है, दिल्ली में आपका पुराना किला। फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है एक, ठीक। एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ठीक, इसमें प्रमुख हैं। ये सब यहाँ पे खुदाई हुई है जनपदों की। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या क्या चीज़ें उगाते थे ये सब वहाँ से लिखा है। ये सब चीज़ें तो आप जान सकते हैं कि वैदिक पीरियड और उससे पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग उस टाइम भी उगाना शुरू कर दिए थे, तो खाने पीने की चीज़ें तो नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए धूसर पात्र जो आपको यहाँ दिखाया गया, इस तरह के बर्तन उस टाइम पे यूज़ हो रहे थे, ठीक। आगे क्या करें, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें क्या कहते हैं, चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र बने हैं इसके ऊपर, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, मतलब इस पर क्या किया जाता था, चित्र बनाए जाते थे इन बर्तनों पर। ये आमतौर पर सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में ये चित्र पाए गए हैं, ठीक। अब हम आते हैं महाजनपद पे, और फिर मैं आपको 16 महाजनपदों के नाम मैप पे दिखाऊंगा। कुछ इसमें है, कुछ नहीं भी हैं, और उनकी राजधानी भी दिखाऊंगा, ठीक। क्या कह रहे हैं, कुछ करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब देखिए 16 महाजनपद थे, तो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बन गया, ठीक। फिर मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की राजधानियां होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थरों की दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया था। मतलब जो अगल बगल किले बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे, किलेबंदी किस लिए की जाती है, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, वो भी उस टाइम भी था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दिखाते थे। मतलब ये भी दिखाते थे कि उनके भाई राज्य में कितना पैसा है, समृद्धि है, इसको भी दिखाते थे, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए मैप पे आपको मैं दिखाता हूँ, और ये आप चाहिए तो एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उसको नोट करते चलिए। कुछ इसमें है, कुछ इसमें नहीं है। तो 16 महाजनपद उनकी राजधानियों के साथ बताने जा रहा हूँ, आप पेन और कॉपी के साथ अच्छे से लिसन करिएगा, ठीक। तो पहला है कंबोज, इसमें नहीं दिखाया गया है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी हाटक थी या राजापुर, मतलब दो थी या कह सकते हो उसका एक नाम था, हाटक या राजापुर, ठीक।
कहाँ पे था ये? पाकिस्तान, मतलब आज के आधुनिक पाकिस्तान में था। अब अगली है इस पे, अगली कौन सी है? गांधार। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है ना गांधार। तो इस गांधार की क्या थी? इसकी गांधारी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक, ये देखिए आपको तक्षशिला दिख रहा है ना। तो ये आपका गांधार जो था आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस क्षेत्र में पूरा फैला हुआ था। तो गांधार की राजधानी क्या हुई? तक्षशिला। अगला इसमें नहीं दिखाया गया है वो है मत्स्य। मत्स्य की थी विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगला दिखाया गया कुरु। ये देखिए यहाँ कुरु दिखाया गया है। ठीक, तो कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ठीक, एक ये हस्तिनापुर है और एक और थी कौन सी? इंद्रप्रस्थ। ठीक, दो थी। अब उसके बाद अगला है पांचाल। पांचाल भी आपका इसमें दिखाया गया है। ये देखिए ये आपके पांचाल हैं। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र करके एक जगह थी, वो इसकी राजधानी थी। ठीक, अगला क्या है? सूरसेन। इसमें नहीं दिखाया गया है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। फिर अगली दिखाई गई है, अगली कौन सी? अवंती। ये देखिए आपका यहाँ है अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, या जो यहाँ उज्जैन है ये यही उज्जैनी। आज का उज्जैन उस टाइम क्या था? उज्जैनी था। तो उज्जैनी और दूसरा क्या था? और माहिष्मती। दो राजधानी इसकी थी, उज्जैनी और माहिष्मती। इसकी दो राजधानी थी किसकी? अवंती की। ठीक, अगला कौन सा है? अगला था चेदी। चेदी इसमें नहीं दिखाया गया है। चेदी की क्या थी? चेदी की शुक्तिमती थी। ठीक, फिर अगला है वत्स। वत्स भी इसमें नहीं दिखाया गया है। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। फिर अगला कौशल दिखाया गया है। ये देखिए कौशल, अयोध्या जिसको आज हम कहते हैं कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद फिर अगली थी काशी। काशी इसमें नहीं दिखाया गया है। काशी आपकी वाराणसी, सब अगल बगल ही हैं। ठीक, उसके बाद क्या थे? अगला मल्ल। मल्ल गणराज्य था। मल्ल इसमें नहीं दिखाया गया। मल्ल है आपकी कुशीनगर और पावा, इसकी राजधानी थी। अगला है आपका वज्जी। वज्जी देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये रहा वज्जी। ठीक, और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्र की राजधानी यहाँ आपको वैशाली ये दिखाया गया है। ठीक, उसके बाद अगला क्या था? अगला था अंग। ये देखिए यहाँ पे आपका अंग दिखाया गया है। ठीक, अंग की राजधानी थी चंपा। फिर उसके बाद आपका था मगध, सबसे शक्तिशाली, इसको हमेशा याद रखिएगा, मगध। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, लेकिन शुरू में जब प्रथम मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो उस टाइम क्या थे? राजगृह या जैसे गिरिव्रज भी कहते हैं। ठीक, गया और पटना के क्षेत्र में मगध था। फिर अगला नहीं दिखाया गया अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पैठन, इसकी राजधानी थी। ठीक, तो इस तरह आपका 16 महाजनपद यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिए, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको इसी राजधानी के साथ इसको राइट किया होगा। ठीक, अब अगले हम आगे चलते हैं। आगे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आगे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किलों के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। किलेबंदी की बात कर रहे हैं। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी। पूरे बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके चारों ओर अगर हम किलेबंदी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी योजना की जरूरत पड़ती होगी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। बहुत परिश्रम का काम है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी सीमा रही होगी उसको पूरा किलेबंदी अगर करना। मगध को ही ले ले तो वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब पहले क्या था? वैदिक पीरियड में स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, और सिपाही आपके पूरे साल वहाँ पे रहते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में। आहत सिक्के कौन से होते हैं? पंचमार्ग सिक्के भी जिन्हें कहते हैं, मतलब उनके ऊपर पंच करके बनाए जाते थे। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में और अच्छे से विस्तृत से पढ़ोगे। ठीक, ये देखिए एक दीवार है कौशाम्बी के किले की दीवार। अभी आपने कौशाम्बी के बारे में पढ़ा है। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी थी। तो कौशाम्बी जिले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। ठीक, जो 2500 साल पहले उसी टाइम पे आपका साम्राज्य बन रहे थे, लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व की बात ये हो रही। ठीक, अब कर व्यवस्था क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। आज भी क्या है भाई, राजस्व क्या होता है? राजस्व आपका कर ही टोटल होता है, यानी टैक्स ही होता है। उस टाइम भी टैक्स ही था, बिना टैक्स से कोई देश चल ही नहीं सकता। तो आवश्यकता थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब कर लेते थे। अच्छा, कर किन किन
चीज़ों पर लिया जाता था, यहाँ देखिए थोड़ा सा लिस्ट दी गई है। पहला क्या कह रहे हैं, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। उसे क्या कहते हैं, भाग। ये आपकी फसलों पे पड़ता था 1/6 हिस्से पे। दूसरा क्या कह रहे हैं, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था, ये उनके लिए कर था। किसके लिए, बुनकर, लोहार और सुनार के लिए, या कारीगर जो भी थे जिस भी क्षेत्र में थे सबको कर देना पड़ता था। इस तरह 1 दिन राजा के लिए काम करिए या और भी जो चीज़ें हों। फिर अगला क्या था, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक। अगला व्यापारियों को कर देना पड़ता था खरीद फरोख्त में, और आखेटक यानी जो शिकार करते थे और संग्रह करते थे उनको भी कर देना पड़ता था। तो इस तरह व्यापक कर व्यवस्था उस टाइम स्थापित हो गई थी। और मौर्य काल में अभी आप आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छी कर व्यवस्था वहाँ पर थी। लगभग बहुत तरह के करों का विवरण है। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे क्योंकि लोहे का व्यापक प्रयोग होता था, तो अब लोहे के फाल बनने लगे, पहले लकड़ी के बनते थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, मतलब जुताई अच्छी हो गई। जो अभी भी लोहे के फाल ही यूज़ करते हैं, तब यूज़ करना शुरू किया तो काफ़ी अच्छी पैदावार शुरू हुई। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के लिए बजाय धान की पौध तैयार करके उसका रोपण शुरू किया। मतलब अब पौध तैयार की जाने लगी बीज के बजाय। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे, मतलब ये सब करते थे। लेकिन अब ये मेन ये चीज़ थी कि लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे क्या हुआ आपका मतलब उपज काफ़ी अच्छी हो गई। ठीक। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण मगध साम्राज्य के, पहला मगध साम्राज्य की बात करते हैं। पहले इसमें क्या, हर्यक वंश सबसे पहले था। ठीक। उसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार का फिर पुत्र आता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र फिर आता है उदयन। इस तरह थे मगध साम्राज्य। उसके बाद क्या हुआ, फिर शिशुनाग वंश आया जिसके संस्थापक कौन से, कालाशोक थे। फिर नंद वंश आया जिसमें आपके कौन थे, घनानंद थे, और घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ये आप हिस्ट्री जानते हैं या जान सकते हैं। लेकिन हम प्रथम मगध साम्राज्य की यहाँ बात कर रहे हैं। सॉरी, पृष्ठ 57 में मगध आपने अभी देखा था। लगभग 200 साल पहले भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा, सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदियां जाती थी, गंगा और सोन, क्योंकि पटना में था। ठीक, बिहार में। यातायात, जल वितरण तथा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। एक हिस्सा किससे भरा था, जंगल थे काफ़ी मगध में। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मतलब वहाँ हाथी सबसे ज़्यादा थे। एक हिस्से में जंगल था तो वहाँ क्या थे, हाथी थे, तो हाथी को पकड़कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियों और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। तो एक भाई हिस्सा जंगल का था, तो जंगल में क्या हाथी मिल रहे हैं, लकड़ियाँ मिल रही जो घर बनाने के और ये सब चीज़ रथ बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के ऐश कभी की खदानें, मतलब लोहे के ऐसे खदानें ही थी, तो लोहे की काफ़ी चीज़ें वहाँ से हथियार और औजार बनाने में यूज़ होती थी। ठीक। मगध के में 2 प्रमुख शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से, बिंबिसार और अजातशत्रु। मैंने आपको बताया था अभी, अजातशत्रु या अजातशत्रु। बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, हर्यक वंश का था। उसके बाद उसका पुत्र आता है अजातशत्रु। ठीक। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी हुई। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गई। ठीक, पहले क्या थी, राजगीर थी, उसके बाद क्या हो गई, आपकी पाटलिपुत्र बन गई इसकी राजधानी, किसकी, मगध की। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी मिस्र और पश्चिम एशिया कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। मतलब जीतता हुआ आ रहा था, उस टाइम पे कहाँ पहुंच गया था सिकंदर, व्यास नदी के तट पे पहुंच गया था। लेकिन मगध का इतना खौफ था उस टाइम का कि वो सब कूच ही नहीं कर पाए, उसके सैनिक आगे बढ़े ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मगध के बहुत सारे हाथी हैं वहाँ पे, इतनी बड़ी सेना है वहाँ की, पैदल रथ और हाथियों की इतनी बड़ी सेना है कि वो डर के भाग गए। सोच लीजिए, विश्व विजय सिकंदर भी व्यास नदी पे आके वापस लौट गया क्योंकि उसकी सेना ही नहीं आगे जाना चाह रही थी। ठीक, तो इस तरह का था मगध साम्राज्य, इतना शक्तिशाली था। ठीक, अगला एक और साम्राज्य उसकी बात करते हैं, वज्जी की। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसी के नज़दीक एक कौन से था, वज्जी था। वज्जी के बारे में आप जानते हैं, अभी बात हुई थी। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी।
इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार। यहाँ एक अन्य किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। यहाँ गण और संघ की शासन व्यवस्था थी। गण या संघ में कई शासक होते थे, मतलब एक शासक नहीं थे, कई शासक थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस या वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। मतलब ये आपस में बात करते थे, कई सारे राजा होते थे और इसमें गण या संघ व्यवस्था थी राज्य में, कोई एक शासक नहीं होता था। ठीक, और मतलब यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, इस टाइम बुद्ध और महावीर, बौद्धिज्म और जैनिज्म भी आया था। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये सब बातें आपकी इससे रिलेटेड थी। आगे क्या कह रहे हैं? कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण या संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें शामिल कर लिया। आगे का गुप्त शासक के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह ये आपका चैप्टर समझिए, अन्यत्र है, इसमें आप पढ़ सकते हैं जनरली। तो इस तरह ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आपने काफ़ी चीज़ें जानी। आपने प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में जाना और आपने जाना कि कैसे लोग शासन व्यवस्था करते थे उस टाइम। वो 16 महाजनपद कौन कौन थे, उसमें मगध किस तरह शक्तिशाली बनता गया, और उसके बाद वज्र के बारे में थोड़ी चीज़ें जानी। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। और एंशियंट हिस्ट्री और मतलब इससे पॉलिटी वॉलिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और इस तरह आप वीडियो को गो थ्रू करके समझ सकते हैं। चलिए, वंदे मातरम।